स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक सेकंड का समय। तो क्वेश्चन है पहला कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, द्विधात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया से समझाया था। क्वेश्चन है इतिहास विगत की जानकारी, विगत की राजनीति का कथन है या किसका कथन है, क्या सीले का कथन है। तो बिल्कुल जो है वो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सीले का कथन है। क्वेश्चन है इस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो क्या ये बेनिडिटो क्रोचे ने कहा था। बिल्कुल जो है बेनिडिटो क्रोचे ने ये बात कही थी। क्वेश्चन है कि वर्ष 1015 ईस्वी में आता है, क्या वह 11वीं शताब्दी में आता है। तो बिल्कुल जो है वो 11वीं शताब्दी में आता है। कब आता है, 11वीं शताब्दी में आता है। क्वेश्चन है यहाँ थोड़ा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विक्रम संवत लिखा है, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ। विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट हुआ। अब पूछा जाए कि शक संवत कब स्टार्ट हुआ, तो शक संवत जो शुरू किया गया था वह 78 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। पूछा भी जाता है इन दोनों का जो अंतर है विक्रम संवत से शक संवत तक, वो 135 वर्ष का जो है वह अंतर है। तो राइट ऑप्शन इसके अनुसार बन रहा है डी। क्वेश्चन है 6, जिसमें क्वेश्चन है विक्रम संवत का प्रारंभ जो है वह कब हुआ था। तो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 58 ईस्वी पूर्व में जो है इसका प्रारंभ हुआ है। पूछा जाएगा शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो क्या राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। तो बिल्कुल जो है कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ जो है वह हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, क्या शक संवत पर आधारित है। तो बिल्कुल जो है उस शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वह आधारित है। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइए और बस। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह किसे दिया जाता है, क्या चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो बिल्कुल जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, क्या अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो बिल्कुल जो है अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में किया था। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन है एक सेकंड, एक थोड़ा कट रहा है। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वो 58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। तो बिल्कुल जो है 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। शक संवत का जो है प्रारंभ जो हुआ है वो 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। तो बिल्कुल जो है वो सही बात है। क्या गुप्त संवत जो है वो 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो बिल्कुल जो है वो है सही बात है। ये चौथा जो है भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1191 ईस्वी में शुरू हुआ। तो बिल्कुल यह जो है वो गलत। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसके अनुसार वो सी बनेगा। क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की किस उपलक्ष्य में। तो क्या राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। तो बिल्कुल अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। क्या त्रिकुटक संवत जो है वो कलचुरी संवत कहलाता है। तो बिल्कुल कलचुरी संवत त्रिकुटक संवत कहलाता है। क्वेश्चन है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, क्या विक्रमादित्य ने किया था। तो बिल्कुल जो है विक्रमादित्य ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, क्या लक्ष्मण सेन को यह यश प्राप्त है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन जो होगा वह डी होगा, लक्ष्मण सेन को नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, क्या वो जम्बू द्वीप का अंग है। तो बिल्कुल जम्बू द्वीप का जो है वह अंग है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, क्या वह ग्रीक भाषा में किया गया था। जो तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, क्या वह 84 उत्तरी अक्षांश 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो बिल्कुल जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। क्या ये इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से ये स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल जो है इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से स्टार्ट होता है। आपसे पूछेगा कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय नाम है जो स्थित है, क्या इलाहाबाद के समीप है। तो बिल्कुल जो है वो इलाहाबाद के समीप होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच जो है वह कितना अंतर है, क्या 5 घंटे 30 मिनट जो है वह सही आंसर जो हो जाएगा वो 5 घंटे 30 मिनट सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, क्या वो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बिल्कुल जो है
876 जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 876 जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कि 15,200 है, 15,200 किलोमीटर है, तो बिल्कुल जो है वो 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई जो है वह कितनी है? तो वो 7,516.5 किलोमीटर है, तो बिल्कुल जो है वो राइट ऑप्शन सी होगा, 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? क्या वह 3,214 किलोमीटर जो है वो राइट ऑप्शन होगा, तो बिल्कुल जो है 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो है इतनी है। आपसे पूछे कि 2,933 किलोमीटर जो लंबाई है वह किसकी है? तो पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है वो इतनी है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कार्य का मात्रक क्या है? क्या कार्य का मात्रक जो है जूल है? तो बिल्कुल जो है वो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष मात्रक है? क्या प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है? तो बिल्कुल जो है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप है, क्या वह द्रव्यमान है? क्या वह द्रव्यमान है? तो बिल्कुल जो है वो द्रव्यमान जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो बिल्कुल जो है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, तो बिल्कुल जो है समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, तो ये गलत है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? क्या ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन? तो बिल्कुल जो है ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो यहाँ थोड़ा ये उधर लिख दिया ऑप्शन नंबर, तो ये वाला है, पर यही जो है राइट ऑप्शन सी होगा। इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं। इसमें लिखा है कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसे भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरित की गई? कि वह भारत सरकार अधिनियम 1858, तो राइट ऑप्शन जो भी हो जाएगा वो भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? कि वह भारत परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा, तो बिल्कुल जो है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? क्या लिनथिंगो का अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था? तो बिल्कुल सही बात है कि लिनथिंगो का अगस्त प्रस्ताव में यह बात जो है वह कही गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? क्या वह 1773 में पारित किया गया था? तो बिल्कुल जो है वह 1773 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? क्या वह 1786 एमीडेम्ट एक्ट के द्वारा यह प्रावधान मिला? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन होगा वह सी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? क्या वह 1877 ईस्वी को नियुक्त किया गया था? तो बिल्कुल जो है 1877 ईस्वी को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन को पूरा किया था? क्या वह देसी राजवाड़ों की यथास्थिति को बनाए रखी जाएगी? तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। वीडियो कैसी लग रही है एक बार वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि, और एक और बात यह है कि वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि वॉइस मुझे लगता है कि वीडियो में थोड़ा धीमी आती है, तो यह भी आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि वॉइस कैसी आ रही है। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था, तो इसमें जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसमें जो है वह की गई थी। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? क्या वह जो है 1909 में पारित किया गया था? तो बिल्कुल 1909 में मार्लो मिंटो सुधार का बिल पारित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्ति
व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, क्या वह महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कहा गया था? तो बिल्कुल यह जो कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? क्या यह मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल जो है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यह संविधान सभा के गठन के निर्माण की मांग की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है, व्याख्या है कि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम एन रॉय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इसकी मांग जो है वह उठाई। तो पूछा जाए औपचारिक रूप से, तब तो एम एन रॉय जो है पूरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो अभी बताया औपचारिक रूप से जो है वो एम एन रॉय के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप, अभी लास्ट में जो क्वेश्चन था उसमें फैक्ट में, तो उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह मूर्त रूप प्रदान किया गया संविधान सभा को। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? क्या वह 1936 हो जाएगा? क्या वह 1936 हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन जो है वह 1936 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कुछ फैक्ट है। कांग्रेस ने 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। क्वेश्चन है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की? क्या वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई? तो बिल्कुल जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगी। क्या वह क्रिप्स योजना थी? क्या वह क्रिप्स योजना थी? तो बिल्कुल जो है वह क्रिप्स योजना थी। व्याख्या दी गई है कि सर्वप्रथम 1942 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सका। क्रिप्स मिशन 1942 अधिराज्य की स्थापना। ब्रिटिश सरकार एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जो एक उपनिवेश या अधिराज्य होगा जो ब्रिटिश मुकुट के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ब्रिटेन तथा उपनिवेशों से अपना संबंध रखेगा। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? क्या वह बाल गंगाधर तिलक जो है उनके द्वारा यह मांग की गई थी, प्रस्तुत की गई? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी 1895 में। स्वराज विधेयक द्वारा की गई 1816 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी। क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है, एक मिनट, तो कैबिनेट मिशन प्लान, ये हटा दो अभी। कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है। व्याख्या है भारत की संविधान सभा का गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। भारत ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया था। इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ जो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव और संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 महत्वपूर्ण थे, लेकिन संविधान सभा गठित करने की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन प्लान पर आधारित थी। ये फैक्ट है। पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? एक सेकंड, तो जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। तो बिल्कुल जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी। अब यहाँ पे भी फैक्ट दिया गया है, ये डबल बार है। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था। इसकी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। सामान्य आयोग कृष्ण प्रस्ताव और माउंटबेटन योजना भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, लेकिन संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित थी। तो देख लीजिए आप, और मैं चलता हूँ आगे। आप क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बिल्कुल जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपसे पूछा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। यह एक सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। आपसे पूछा जाएगा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती जो है वह होती है? क्या वह विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है? तो बिल्कुल विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती जो है वह होती है। यहाँ पे व्याख्या दी गई है कुछ
कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्रों के रूप में हो रही है, और विकासशील राष्ट्र देश वह देश है जो आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? प्रारंभिक चरण से गुजर रहा है, जहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? क्या वह तृतीय क्षेत्र देता है? तो बिल्कुल जो है तृतीय क्षेत्र देता है। क्या तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो बिल्कुल जो है तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या उसमें बैंकिंग जो है, बैंकिंग या परिवहन जो है, सेवा जैसी चीजें हैं वो आती हैं? तो बिल्कुल उसमें बैंकिंग या सेवा जाती है। पूछा जाएगा आपसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या कृषि आती है? तो बिल्कुल जो है कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती है। यहाँ कुछ दिया गया है पॉइंट। व्याख्या के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि संबंध में क्षेत्र, उद्योग, सेवा योगदान सर्वप्रथम इतना इतना और इतना है। बंद अर्थव्यवस्था वह अवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। मतलब देश के अंदर ही उत्पादन करना और देश के अंदर ही खपत करना, एक तरीका का, बाहर किसी देश से न तो निर्यात करना और ना ही आयात करना, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन है, व्याख्या है, एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां वस्तुओं की सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और बाहरी अर्थशास्त्र से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य सीमा के भीतर सभी सकल घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना होता है। क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, क्या वे समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था है? तो बिल्कुल जो है वो समृद्ध और बंद अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो जो है भारत को परिभाषित करना है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तो बिल्कुल जो है एक श्रम वाली आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है भारत को। आपसे पूछा जाएगा किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? क्या प्राकृतिक संसाधन पर? बिल्कुल। पूंजी निर्माण पर? बिल्कुल। सामाजिक आकार पर? बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है? वैश्वीकरण का क्या उद्देश्य है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। यहां पे भी पूछा गया है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापारों की बाधाओं को समाप्त करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापारों की बाधाओं को समाप्त करना। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? क्या वह अमीर खुसरो थे? अमीर खुसरो। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को तूतिए हिंद और हिंदुस्तान का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है वह कहाँ हुआ था? क्या पटियाली में हुआ था? तो बिल्कुल जो है उनका जन्म पटियाली में हुआ था। इससे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट दिए गए हैं, देखो जानो उनको। अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो 1262 से 1324 तक, जन्म पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक, देखो कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने सुल्तानों का? आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट परीक्षा में, उन्होंने कितने सुल्तानों का शासन देखा? 7 सुल्तानों का शासन देखा। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द को खुलकर प्रयोग किया। यह भी आपसे क्वेश्चन बनेगा परीक्षा में। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी एवं फारसी के साथ एक साथ लिखा था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? क्या निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? क्या निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? तो बिल्कुल निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है वह क्या था? क्या अब मोहम्मद हसन था? क्या मोहम्मद हसन था? तो बिल्कुल जो है उनका नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो है वह किस शासक के दरबारी कवि थे? क्या अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे? तो बिल्कुल जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। महान हिंदू विद्युत निर्माता किसको माना जाता है? क्या मनु को माना जाता है? तो राइट ऑप्शन जो होगा वो मनु को माना जाता है। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में जो है सूफी समुदाय का संस्थापक निजामुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो बिल्कुल जो है निजामुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? क्या 1570 ईस्वी में हुआ? तो बिल्कुल जो है इनका जन्म जो है 1570 ईस्वी में हुआ। व्याख्या दी गई मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में 8 जून 632 ईस्वी इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्यवक्ता और ईश्वर के संवेद वाहक थे जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं, जो पहले आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा या यसू और अन्य भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रचारित एक ईश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे।
गुरु नानक का जन्म जो है वह कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म क्या 1469 को हुआ था? तो बिल्कुल जो है उनका जन्म 1469 को हुआ था। गुरु नानक कार्तिक पूर्णिमा 1469, 22 सितंबर 1539 सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक या नानक देव जी या बाबा नानक या नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ या धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, विश्वबंदी सभी गुणों से समेटे गए हैं। चैतन्य की शिक्षा दी। चैतन्य की शिक्षा क्या भक्ति की शिक्षा थी? तो बिल्कुल जो है इनकी जो शिक्षा थी भक्ति की शिक्षा थी। चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486 1534 वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों को गौड़ी संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया, राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुसलमान एकता की सद्भावना पर बल दिया, जाति पात ऊंच नीच भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? क्या गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो बिल्कुल जो है गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? क्या त्यागराज संगीतज्ञ थे? तो बिल्कुल जो है त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? क्या रहीम सेन को भी जाना जाता है? तो बिल्कुल जो है रहीम सेन को भी संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम था, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या नानक था? तो बिल्कुल जो है उनका वास्तविक नाम नानक था। तानसेन का मूल नाम था क्या ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे? तो बिल्कुल जो है अकबर के 9 रत्नों में से यह एक थे। रामतनु पांडे इनका वास्तविक या मूल नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था क्या सिद्धार्थ था उनका वास्तविक नाम? तो बिल्कुल जो है उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जन्म 563 ईस्वी पूर्व, निर्माण जो है उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व, एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व इच्छुकी वंश की क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ। उनकी मां का नाम जो है वो महामाया था। यह भी पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? क्या नरेंद्र दत्त था? तो बिल्कुल जो है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था क्या कुंफू जो है उनका वास्तविक चीनी नाम था? तो बिल्कुल जो है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम कुंफू। उर्दू मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खां, उनका वास्तविक नाम था। किसने कहा था कि अभी दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? क्या निजामुद्दीन औलिया ने कहा था? तो बिल्कुल जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो धिकाए होई। ये पंक्ति किसकी लिखी गई है? दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन अगर करें तो दुखाए होई। तो यह जो प्यारी सी पंक्ति है वो कबीरदास की पंक्ति है। बहुत बढ़िया पंक्ति है उनकी, दोहा है सब। दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे ना कोई, ये कबीरदास की है। कबीर दास जो है भगत 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग की ज्ञान श्रेणी निर्गुण, पूछा जाता है आपसे पूछा गया है कि वे कैसे संत थे? तो निर्गुण शाखा के काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाएं ने हिंदी प्रवेश में भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया और उनके लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा उनके लेखन कहाँ मिलते हैं? तो सिखों के आदि ग्रंथ में मिलते हैं। कर्मे वर्षे रास्ते माँ फलेशु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? क्या भगवत गीता की उक्ति है? तो बिल्कुल जो है श्रीमद् भगवत गीता की यह एक उक्ति है। यहाँ पे भी बताया गया है व्याख्या में कि कर्म श्रीमद् भगवत गीता धर्म ग्रंथ की उक्ति है। कुरुक्षेत्र की युद्ध धूत भूमि 5000 ईस्वी पूर्व कौरवों एवं पांडवों के बीच हुआ युद्ध जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भारत महाभारत भीष्म पर्व का अंग है। किसने कहा राम और रहीम ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? तो निर्गुण संत कबीरदास ने यह कथन कहा है। वेदों की ओर लौटो, तो यह जो है दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो बिल्कुल जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वे संस्कृत और वेदों के प्रखंड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू की गई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। पूछा जाएगा यह किसकी लिखी हुई है? तो यह किसकी लिखी हुई है? दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई है। यह डायरेक्ट बन चुका है प्रश्न परीक्षा में। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? क्या रामानंद जी के शिष्य थे? तो बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन है, रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। उन्होंने राम भक्त की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। वे पहले आचार्य हुए जिन्होंने भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद, यानी भारत के भक्ति प्रचार करने का श्रेय जो है वो रामानंद जी को दिया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? क्या हरिदास थे? क्या हरिदास थे? तो बिल्कुल जो है वो गुरु हरिदास थे।
सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? क्या तालवंडी में हुआ था? तो बिल्कुल तालवंडी में हुआ था। पूछा जाए कि पटना साहिब में किसका जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ। इनका जन्म रावी नदी के किनारे, पूछा भी जाए कि कहाँ किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे तालवंडी नामक गांव के कार्तिक पूर्णिमा को एक खुली कुल में हुआ। तालवंडी पाकिस्तान के प्रांत का एक शहर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि जो है इतना मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली जो है वो कहाँ है? क्या पटना साहिब है? तो बिल्कुल जो है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? क्या मक्का में हुआ था? तो बिल्कुल जो है उनका जन्म मक्का में हुआ था, पर उनकी मृत्यु जो है वो मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या मदीना में हुई थी? तो बिल्कुल। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली जो है वह कहाँ मानी जाती है? गौतम बुद्ध की जन्मस्थली क्या लुम्बिनी में मानी जाती है? तो बिल्कुल गौतम बुद्ध की जन्मस्थली जो है लुम्बिनी में मानी जाती है। क्या उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई? क्या उनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई? तो बिल्कुल जो है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, निर्वाण प्राप्त 1883 ईस्वी पूर्व एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व इच्छुकी वंशी राज्य क्षत्रिय कुल साके के राजा सुदोधन के घर में हुआ। उनकी माता का नाम पूछा जाए, पिता का नाम क्या है? तो बता देना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी? तो बिल्कुल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। पूछा जाए कि मीरा कुमारी कौन थी? तो लोकसभा अध्यक्ष थी। तो बिल्कुल जो है वह लोकसभा अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्या इंदिरा गांधी थी? तो बिल्कुल जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी। सरोजिनी नायडू पूछा जाए तो किस राज्य की थी राज्यपाल? तो राज्यपाल जो बनी थी सबसे पहले स्वतंत्र भारत की राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल बनी है किसी भी राज्य की। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? क्या मीरा कुमार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष थे? तो बिल्कुल जो है लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? क्या स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी? तो बिल्कुल जो है वह लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। पूछा जाएगा आपसे भारत की प्रथम महिला राज्य उपसभापति कौन थी? क्या वायलेट आल्वा जो है वो राज्यसभा के उपसभापति, ध्यान से देखना, राज्यसभा के उपसभापति कौन थी? तो वायलेट आल्वा जो है वो राज्यसभा की उपसभापति थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? केंद्रीय मंत्री पूछ रहा है, केंद्रीय मंत्री। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है वह केंद्रीय मंत्री थी। भारत की प्रथम महिला सांसद क्या राधाबाई सुब्रायन जो है वो सांसद थी? तो बिल्कुल जो है सही ऑप्शन राधाबाई सुब्रायन। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है अभी बताया है मैंने, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। पूछा जाए कि सुचेता कृपलानी जो है वे यूपी की सबसे पहले मुख्यमंत्री रही हैं। कौन रही हैं? मुख्यमंत्री। ये भी आपसे पूछा जाएगा। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या रोज मिलियन मैथ्यू ये यूपीएससी की अध्यक्ष रही हैं। भारत की प्रथम महिला शासका, तो बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को, रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासका हैं। और यह इनके बारे में कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं अभी। व्याख्या है, रजिया सुल्तान मुस्लिम शासक, एक तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक। रजिया को उनके पिता शमउद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। दिल्ली का ऐसा पहला शासक जिसने अपने बाद किसी महिला उत्तराधिकारी को नियुक्त किया। तो बस क्वेश्चनों को यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। और अब अगली वीडियो में मिलेंगे, हम हिंदी की वीडियो लेके आएंगे जिसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। उस वीडियो को भी आप पूरा देखें ताकि पता चले कि कैसे क्वेश्चन हैं उसमें। और जिस भी टॉपिक के कम से कम लगभग 200 या 250 या 300 जितने भी क्वेश्चन बन सकें बता देना। बहुविकल्पी बनाने हैं कि वन लाइनर बनाने हैं, वो वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। उस टॉपिक से आपको इस जो चैनल है, जो आप सभी का जो चैनल है, इस पर आपको वह वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। जो भी टॉपिक आपका, जैसे मैथ्स, तो इस पर मैथ्स जो है इस पर अभी आ नहीं पाएगी मैथ्स, पर हिंदी और जीके ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए आपको वह एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। उससे संबंधित अगली वीडियो आपके लिए अगले ही दिन प्राप्त हो जाएगी आपको। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। और जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले पहुंच जाए।